नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और ये है मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और पहले चरण में देश की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट के लिए पहले चरण में मतदान होना है और छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव कराए जाने हैं। और इसी के मद्देनजर नॉमिनेशन यानी नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च तय की गई है, जबकि स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी की जो तारीख है वो 30 मार्च तक रखी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिन 7 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है उनमें से सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ सीधी, छिंदवाड़ा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट से भारती पारधी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, बस्तर से महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने सीधी से कमलेश्वर पटेल, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट दिया है। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा आज भी नामांकन करेंगे और नॉमिनेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। सीधी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा आज अपना नामांकन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस नॉमिनेशन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे और एक कार्यक्रम भी होना है छत्रसाल स्टेडियम में और वहां लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, ये भी देखने का विषय रहेगा। आपको बता दें कि नॉमिनेशन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे जहां डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो कि सीधी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, आज अपना नॉमिनेशन करेंगे और इस नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण की 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विषय की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। 6 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की हैं, जिनमें से सीधी लोकसभा सीट के उम्मीदवार राजेश मिश्रा आज अपना नामांकन करने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे और डिटेल्स लेंगे। शैलेंद्र, आज नॉमिनेशन शुरू हो रहा है 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए और आज मध्य प्रदेश में सीधी से राजेश मिश्रा नॉमिनेशन करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने 19 अप्रैल को और उसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें देखिए कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। छिंदवाड़ा जो है वो पहले चरण में, जबलपुर है, मंडला है, शहडोल है। इसके अलावा सीधी की बात अगर हम करें तो वो महत्वपूर्ण सीट है और जिस तरीके से रीति पाठक को विधायक बनाया गया था और उसके बाद अब उनकी जगह राजेश मिश्रा को इस बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को यहां से मैदान में उतारा है और आज जो कि नॉमिनेशन राजेश मिश्रा फाइल करने वाले, उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज सीधी में रखा गया, एक जनसभा भी रखी गई, एक रोड शो के जरिए जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए राजेश मिश्रा सीएम के साथ पहुंचेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, आज से नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और सीएम के दौरे भी आज से शुरू हो गए। देखिए, इसके पहले आचार संहिता लगने के बाद हमने देखा कि सीएम ने 2 से 3 दिन लगातार वो राजधानी भोपाल में ही रहे और वो लोगों से मिल मुलाकात करते रहे, वो किसी भी जिले के दौरे पर नहीं गए थे। लेकिन आज से चूंकि नामांकन फाइल होना शुरू हो रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भी आज से अपना दौरा शुरू कर दिया। आज वह न केवल सीधी में रहेंगे बल्कि जबलपुर में भी एक दौरा करने वाले हैं। तो मंडला के अलावा और भी कुछ लोकसभा क्षेत्र है वहां पर वो जाने वाले हैं। तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 तारीख तक ये नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। 28 तारीख को जो है नाम वापसी की तारीख रखी गई है। माफ कीजिएगा, 28 तारीख को जो है वो नामांकन की जांच पड़ताल होगी और 30 तारीख को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई और उसके बाद 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं उन पर चुनाव होना है। तो देखिए, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के साथ साथ जो नेता है उनको भी ग्राउंड पर उतार दिया। छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ के जो गढ़ है वहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम जो नेता है के करके पहुंच रहे हैं। तो तमाम इलाकों में अब नेताओं ने भी दौरा शुरू कर दिया। देखना होगा क्या
बची हुई जो 4 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होना है उन पर जी, कांग्रेस मैं शैलेंद्र आपके पास लौटता हूँ। कर रायपुर पाती चलते हैं, हमारे जी। सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, आज से प्रथम चरण की जो वोटिंग होनी है उसके उम्मीदवार आज से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अभी पहले चरण में तो बस्तर की लोकसभा सीट पर मतदान छत्तीसगढ़ में होना है, क्या तैयारियां हैं अभी, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इसके संबंध में? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है और पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होगा और इसके लिए आज अधिसूचना जो है वो जारी हो जाएगी और अधिसूचना जारी होते ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है और इसके साथ ही 28 मार्च को इसकी जाँच की जाएगी और इसके बाद 30 मार्च तक कैंडिडेट अपना नाम जो है वापस ले सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि बस्तर निर्वाचन क्षेत्र में 4 सहायक केंद्रों के साथ में 1961 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार जो है 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन वो दाखिल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने अपने पूरे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस कि अभी भी 5 सीटें में कैंडिडेट का ऐलान करना जो है वो बाकी है, जिसमें से एक सीट बस्तर लोकसभा सीट भी आती है और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही ये कहा जा सकता है कि अब जल्द ही कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट का ऐलान जो है वो कर सके। इसके साथ ही बस्तर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, ऐसे में उसको लेकर मतदान को लेकर जो है फोर्स की संख्या वहां पर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी की, अगर आपने बात की तो आज या कल में वो अपने इन सीटों पर उम्मीदवार भी उतार सकते हैं जो बची हुई सीटें हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु। और अब बात सीधी से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लालचंद आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि सीधी में आज मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक बड़ी जनसभा को वे संबोधित करने वाले हैं और इसी दौरान लालचंद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ वहां कुछ कार्यकर्ता, उनके सहयोगी, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वे भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वे सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज बीजेपी में शामिल होंगे लालचंद, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उपाध्यक्ष तो बहुत सारे कांग्रेस में बने, 40, 45, 50 अनगिनत है, लेकिन कोई भी ऐसी जिम्मेदारी दी नहीं गई। 5 सालों में रह के और फिर प्रदेश कार्यालय में जाएं तो हम जितनी बार जाएं उतनी बार हमें परिचय देना पड़े, तो हमको बड़ा अटपटा लगता था। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव में उतारने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। छिंदवाड़ा खास तौर पे बहुत हॉट सीट है। पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कमलनाथ यहाँ पर काबिज रहे हैं। भाजपा यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, क्लस्टर प्रभारी भी हैं। बात करते हैं। सर, आप क्लस्टर प्रभारी भी हैं यहाँ के। ओवरऑल जो दूसरे सीटें हैं क्लस्टर की, उसमें छिंदवाड़ा को कैसा पा रहे हैं? 4 सीट जीतेंगे हम और छिंदवाड़ा में मुझे कोई नयापन नहीं दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि हम बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। सर, छिंदवाड़ा 370 बूथों, हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने का एक नया फार्मूला क्या है? 370 क्यों? 370 हमारे लिए बड़ा इमोशनल शब्द है। आप सब जानते हैं कि धारा 370 हटाने के लिए हमने काफ़ी आंदोलन किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया हमने धारा 370 के अंतर्गत। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए नंबर ही बड़ा इमोशनल है और इसलिए मोदी जी ने अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कहा था कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाना। उसके लिए कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर जाए और बढ़ाने की कोशिश करे। हो सकता है कहीं पे 370 की जगह 470 बढ़ जाए, हो सकता है कहीं पे 270 बढ़े, पर प्रयास सबको करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कार्यकर्ता इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और पोलिंग बूथ पर जाएंगे। अभी भी हमने बैठक ली थी, सबको ये कहा कि पोलिंग बूथ पर जाना और वहाँ वोट कैसे हमारा बढ़ सके, इसके लिए बैठकर कार्यकर्ताओं को तैयार करना और मतदाता को तैयार करना। कैसे फतेह करने की स्थिति होगी, किस तरीके की रहेगी? 29 की 29 सीट हमारे लिए टारगेट पर है। अलग अलग हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम 29 सीट ही जीतेंगे।
और जीत का अंतर भी 5 लाख से कम नहीं होगा सभी सीटों का। हम करीब करीब इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना था कि 29 की 29 सीटों पर वो फतेह हासिल करेंगे, कहीं किसी तरह का कोई संशय नहीं है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। और चुनावी मौसम में नए वोटर्स पर राजनीतिक दलों की नजर है। मध्य प्रदेश में इस 16,02,647 मतदाता इस बार अपना मतदान पहली बार करेंगे। बीजेपी जहां युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के जरिए इन्हें अपनी तरफ करने में लगी है, कांग्रेस पार्टी परीक्षा में गड़बड़ी और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के जरिए इन्हें अपने साथ लाने की तैयारी में है। युवा है, मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है। हम तमाम अपनी योजनाओं के साथ, इन युवाओं के साथ मध्य प्रदेश हो या देश हो, उसमें प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। चौराहों पर पुड़ियाएं बिक रही हैं ड्रग की, वो है। युवाओं को वोट लेने की बात कर रहे हैं मगर नौकरी देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें भाजपा ने सिर्फ नशे की ओर ढकेल दिया है ताकि वो होश में नौकरी न मांगे। लोकसभा निर्वाचन को लेकर मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। मास्टर ट्रेनर सभी पीठासीन अधिकारियों को जाकर ट्रेनिंग देंगे। वहीं राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर सभी दलों को निर्वाचन से जुड़ी जानकारियां दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर पे हैं। आज हमारे जो पोलिंग पार्टी जाएंगी उनके प्रशिक्षण के लिए जो मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है वो हो रही थी। उनको सेंसिटाइज किया जा रहा था कि प्रक्रिया को कैसे करना है और जो ट्रेनिंग देनी है वो आखिरी आदमी तक कैसे अच्छे से जाए, जिससे कि हम स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन करा सके, उस संबंध में ट्रेनिंग थी। और इंदौर में बदमाश पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पलासिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 24 घंटे के भीतर चाकूबाजी की 2 वारदातों को अंजाम दे डाला। पुलिस का रवैया लापरवाही पूर्ण बताया जा रहा है और दरअसल पहले बर्थडे पार्टी में मामूली बात को लेकर जो विवाद हुआ, यहां बदमाशों ने पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एफआईआर से नाराज बदमाशों ने 24 घंटे के अंदर पीड़ित के बड़े भाई पर भी चाकू से हमला कर दिया और जान बचाकर पीड़ित का बड़ा भाई अस्पताल पहुंचा। इलाज उसका चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जो भी आरोपी बताए जा रहे हैं सब के सब फरार हैं। और बिलासपुर से बड़ी खबर, 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। 2 नाबालिगों पर दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 3 दिन पहले भी 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था। तीन से 4 दिन के अंदर 2 मासूम बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। एक 5 साल की बच्ची के साथ भी रेप के मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 दिन पहले भी एक 3 साल की बच्ची से रेप हुआ था। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, 3 दिन के अंदर 2 मामले बैक टू बैक चिंता का कारण बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दुष्कर्म का जो मामला है वो लगातार निकल कर सामने आ रहा है और दुष्कर्म किन बच्चियों के साथ हो रही है, जो मासूम बच्चियां हैं जो 3 से 5 वर्ष की हैं
और इसको अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बच्चे ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता के विषय है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है, क्यों इस तरीके की विकृति जो है ये छोटे बच्चों के मन में आ रही है, इसको लेकर अभियान चलाने की ज़रूरत है। एक बार फिर से इसी तरीके की घटना निकलकर सामने आई है। कोनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर 5 वर्षीय बच्ची के साथ 2 जो नाबालिग बच्चे हैं उन्होंने इस पूरी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि दोनों नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह की लगातार घटनाएं निकलकर क्यों सामने आ रही है। स्कूलों में भी बैड टच गुड टच की जानकारी जो है टीचर्स दे रहे हैं, इसके साथ ही अभियान भी चलाया जा रहा है। क्या ये जिस तरीके से आधुनिकता के दौर पर जो मोबाइल टीवी के जरिए जो अश्लीलता परोसी जा रही है, क्या वो उसका नतीजा है? ये तमाम विषयों पर अब विषय पर जो है चर्चा करने की ज़रूरत है। एक योजना बनाने की ज़रूरत है कि लगातार इस तरह की घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए। फिलहाल एक फिर से बड़ा मामला निकल कर सामने है। 3 दिन पहले भी एक 3 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चाचा और भतीजे को गिरफ्तार किया गया था। वो भी एक जो घटना को अंजाम दिया था वो भी नाबालिग था। और कल जो घटना हुई है उसमें जो कोनी थाना क्षेत्र का मामला है, उसमें एक 5 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट खिलाने के नाम पर 2 युवक पहले गए, 2 जो नाबालिग है वो घर ले गए। उसके बाद उसके बारी बारी से दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और खबर दमोह से, जहां देर रात एक सड़क हादसा हुआ। डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इस हादसे में मां बेटे की मौत हो गई और इसमें गंभीर रूप से घायल बेटी को जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। दरअसल कुम्हारी के गुदरी के पास की यह दुर्घटना बताई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बाइक और ट्रक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें सावित्री पति गणपत, अजय पिता गणपत और मंजू पिता गणपत को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें सावित्री और अजय की मृत्यु हो गई थी और मंजू पिता गणपत सिंह को जबलपुर रेफर किया गया था। सावित्री और अजय को मरण पंचनामा कार्रवाई हेतु मरसूरी में रखा गया है, जिनका सब पंचनामा कार्रवाई की जाएगी एवं अग्रिम पुलिस जाँच कर रही है। और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर। इंजीनियर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। जहां पर युवक के साथ 2,64,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऑनलाइन पैसा कमाने का झांसा देकर उससे ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन उसने देखा था हर रोज 5,000 रुपए कमाने का, और हर रोज 5,000 रुपए कमाने के चक्कर में जो 2,60,000 से ऊपर की रकम है वो भी उसके हाथ से चली गई। लालच में ना आए। 2,64,000 रुपए गंवाने के बाद इंजीनियर को इस बात का अंदेशा हुआ कि उसके साथ ठगी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब शिकायत भट्टी बिलाई थाना में दी गई है। और सूरजपुर में अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 2 लाख रुपए की कीमत का 6 किलो गांजा इनसे जब्त किया गया। गांजा बेचने की फिराक में दोनों आरोपी थे और दोनों आरोपी जशपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और एक खबर बलरामपुर से, जहां 6 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे आरोपी। आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। कार्रवाई करते हुए जिनसे 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबिकापुर में 2 युवतियों ने सड़क पर जमकर ड्रामा किया। दोनों युवतियां नशे में धुत बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों युवतियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस बात की तस्वीर दिखाई दे रही है। अंबिकापुर से सामने आई है तस्वीर। सड़क पर लड़कियों का ड्रामा।
और अगर यमन से बड़ी खबर, दत्तैल हाथी की दहशत जारी, 22 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया और महासमुंद से गरियाबंद की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है यह हाथी। वन विभाग अलर्ट, हाथी की मूवमेंट पर रख रहे हैं नजर। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा हो गया। तीसरी मंजिल से एक छोटा मासूम बच्चा 1 साल का अपने पिता के हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा और इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। दरअसल एस्केलेटर से वो तीसरी मंजिल पर जा रहा था। इस दौरान अपने पिता की हाथ से गोद से छूटकर वो नीचे गिर गया। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला रायपुर से सामने आया। सिटी सेंटर मॉल के अंदर यह हादसा हुआ। बेहद दुखद ये मामला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चा जब वहां एस्केलेटर पर अपने पिता की गोद से छूटकर नीचे गिरा, उस वक्त जो मॉल में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था उसमें तस्वीर रिकॉर्ड हुई है इस दर्दनाक हादसे की। क्रिकेटर केएल राहुल ने विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल की आराधना की। माता पिता के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे केएल राहुल ने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन किए। दर्शन के बाद मंदिर प्रशासन ने उन्हें सम्मानित भी किया। और अब खबरें 2020 अंदाज।